गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेसन में हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इन दो टर्म्स के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे पहले फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। उनके अकॉर्डिंग किसी भी कंडक्टर के टू एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। So we can state the Ohm's law that the potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. इसका मतलब है V जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो इलेक्ट्रिक करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट द कंडीशन इज दिस कि उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मैथमेटिकली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय R. So V is equal to IR. This constant is called resistance. So R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and it is called resistance. Ohm's law को वेरीफाई करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें एक सर्किट इस तरीके से सेट करना पड़ता है जिसमें हम 4 सेल 1.5 वोल्ट के लेते हैं, एक XY वायर लेते हैं जो कि नाइक्रोम वायर है और इससे हम वोल्ट मीटर अटैच करते हैं जो कि इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड है, एक अमीटर ज्वाइन करते हैं और एक की लगाते हैं और इस तरीके से हम एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। और सबसे पहले हम एक बैटरी कनेक्ट करके यहाँ पे वोल्ट मीटर की और एमीटर की रीडिंग ले लेते हैं। सेकेंड रीडिंग लेने के लिए हम दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं और फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेते हैं। थर्ड रीडिंग के लिए हम 3 सेल्स को कनेक्ट करते हैं और फिर इन दोनों की रीडिंग लेते हैं और फोर्थ रीडिंग लेने के लिए हम इन चारों सेल्स को कनेक्ट करके फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये टेबल तैयार की है जिसमें हमने इस वोल्ट मीटर की रीडिंग शो की है और यहाँ पे जो एमीटर की रीडिंग है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है उसकी हमने रीडिंग ली है। और उसके बाद थर्ड कॉलम में हमने V अपॉन I लिया है जो कि R के इक्वल है। तो जब हम V अपॉन I लेते हैं उसकी ये कैलकुलेशन है। तो इस पूरी टेबल से हम देख सकते हैं कि हर बार जब हम V अपॉन I की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट इज़ नियरली सेम। तो इसका मतलब है ये जो रीडिंग्स हैं ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रही हैं कि जब भी हम गिवन टेम्परेचर पर V अपॉन I की वैल्यू लेते हैं इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट विच शोज रेजिस्टेंस। अब जो हमने टेबल बनाई है उसका यूज़ करके हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि X एक्सिस पे हमने करंट I लिया है और Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस V लिया है। और जब हम इस V और I के बीच में ग्राफ लेते हैं अपने रीडिंग्स का यूज़ करके वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए आप जब भी हम V और I की वैल्यू V अपॉन I कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। और ये जो आप V अपॉन I कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ इक्वल्स टू R जो कि कांस्टेंट है
और ये जो हमारा ग्राफ है इसका जो स्लोप है दैट शोज द रेजिस्टेंस विच इज़ कांस्टेंट। जैसा कि हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है कि ये एक कांस्टेंट है। अब इसकी हम 2 कंडीशंस ले सकते हैं कि अगर हमने इस ओम्स लॉ का VI ग्राफ ड्रॉ किया है, जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था, हमने x एक्सिस पे I और y एक्सिस पे V लिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो स्लोप है डेट इज़ गिवन बाय y अपॉन x। जैसे कि y पे हमारा v है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और x पे हमारा I है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जो हमारा v अपॉन I है वो हमें देता है रेजिस्टेंस। तो VI ग्राफ से अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस का पता चलता है। अब यदि दूसरी कंडीशन देखें और हम x एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस और y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक करंट लें और फिर इसका स्लोप कैलकुलेट करें, तो अगेन स्लोप इज इक्वल्स टू y अपॉन x मीन्स I अपॉन v, then it will give us 1 upon r that is also called conductance। यानी कि हमें उसका रेसिप्रोकल मिलेगा जो कि कंडक्टेंस कहलाता है। अगर VI ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, और अगर हमने IV ग्राफ बनाया है और उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमें कंडक्टेंस पता चलेगी। तो ओम्स लॉ में हमने एक नई टर्म यूज़ की है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक तरीके से कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के में फ्लो होता है तो वो कंडक्टर उसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या रेजिस्ट करता है या रोकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्ट करने की, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करने की, इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है ओम, और इसको हम एक ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। नाउ लेट्स डिफाइन 1 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V upon I. If we want to make this R means resistance 1 ohm, we have to make this potential difference 1 volt and this electric current 1 ampere. So we can define it that if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is 1 ohm. तो स्टूडेंट्स, वैसे तो हम कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कंडक्टर्स क्या हैं? द मटीरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम ईजीली, यानी कि जो ईजीली इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देते हैं। इसका मतलब है वो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट नहीं करते हैं या बहुत कम रेजिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो कंक्लूजन क्या है कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनका लो रेजिस्टेंस होता है। इसी तरीके से इंसुलेटर्स क्या हैं? द मटेरियल which do not allow the electric current to pass through them, यानी कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देते, उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है।
इसका मतलब है वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि वो उसमें से बिल्कुल पास नहीं हो पा रहा। अब एक चीज़ है जो इन कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के बीच की है, यानी कि वो सब्सटेंसेस या मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास तो हो रहा है, पर साथ ही साथ वो उसको कुछ रेजिस्ट भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं। तो जो फ्लो तो होने दे रहे हैं पर रेजिस्ट भी कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। तो 2-3 चीज़ें हो गई, कंडक्टर्स जिनका लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस हाई है पर वो उसको फ्लो भी होने देते हैं, और इंसुलेटर जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से वो उसको बिल्कुल भी फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। सो व्हाट आर रेजिस्टर्स? अ कंडक्टर which allows current to flow through it but offers some resistance to the flow is called a resistors. For example, nichrome, constantan, मैग्नेनिन, और ये जनरली सब क्या हैं? alloys हैं. So what is the cause of this obstruction और resistance? तो जब इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में से फ्लो होते हैं, तो उस कंडक्टर में प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनसे वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनका रास्ता रुकता है, और ये जो कोलिजन है वो ही उनके रेजिस्टेंस का कारण है. सो वी कैन से that as the electrons move through a conductor, due to potential difference, the electrons continuously colloid with the atoms present in the conductor, and these collisions offer the obstruction to the flow of electrons and result in resistance. Now let's discuss the factors on which the resistance of a conductor depends. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और इस तरीके से एक सर्किट तैयार करेंगे जिसमें एक सेल, एक एमीटर, एक प्लग की, एक नाइक्रोम वायर एल लेंथ का अटैच करके इस तरीके से एक सर्किट तैयार करेंगे। और उसके बाद जब हम इस प्लग की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और हम एमीटर की रीडिंग नोट कर लेंगे। सेकंड केस में हम ये वाला पहला वाला वायर हटा देंगे और इसकी जगह पर दूसरा नाइक्रोम वायर लेंगे सेम थिकनेस का, पर इस बार हम इसकी लेंथ जो है पहले वाली लेंथ की डबल लेंगे। पहले वाले की अगर लेंथ L थी तो अब सेकंड वाले नाइक्रोम वायर की लेंथ लेंगे 2L, पर थिकनेस सेम रखेंगे। और जब हम इसको यहाँ अटैच करके सर्किट कंप्लीट करेंगे एमीटर की रीडिंग ले लेंगे। थर्ड बार सेकंड वाले नाइक्रोम वायर को हटाकर अब हम एक ऐसा नाइक्रोम वायर लेंगे जिसकी लेंथ तो L ही है पर जिसकी थिकनेस जो है वो फर्स्ट वाले वायर की डबल है। और जब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे और सर्किट कंप्लीट करेंगे, यहाँ एमीटर की रीडिंग ले लेंगे। फोर्थ केस में हम नाइक्रोम वायर की जगह फर्स्ट केस वाले एल लेंथ और सेम थिकनेस का ही वायर लेंगे, पर अब हम नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर लेंगे और उसको यहाँ अटैच करके और एमीटर की रीडिंग ले लेंगे। और जब हम ये सब रीडिंग्स लेंगे तो हर बार हम ये देखेंगे जब हमने लेंथ चेंज की या थिकनेस चेंज की या हमने मटेरियल ही चेंज कर दिया, हर बार एमीटर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम इन रीडिंग्स को कंपेयर करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की,
तो सेकंड वाली जो रीडिंग है, जब हमने लेंथ इंक्रीज की है, थिकनेस सेम रखी है, तो एमीटर की रीडिंग फर्स्ट वाली रीडिंग से कम आती है। इसी तरीके से थर्ड केस में जब हमने थिकनेस बढ़ाई और उस रीडिंग को हमने फर्स्ट वाली रीडिंग से कंपेयर किया तो एमीटर की रीडिंग ज़्यादा आती है। इसी तरीके से जब हमने मटेरियल चेंज किया तब भी जो रीडिंग है वो डिफरेंट आती है। तो इस तरीके से हम इन रीडिंग्स के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन its length, its area of cross section means its thickness and the nature of the material। तो इन सब रिलेशन को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं that the resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length। क्योंकि जब हमने देखा था कि जब हमने फर्स्ट केस में जो लेंथ ली थी और सेकंड केस में उससे डबल लेंथ ली थी, तो सेकंड केस में जो एमीटर की रीडिंग थी वो कम आई थी। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस था उस समय वो ज़्यादा था। तो जब लेंथ ज़्यादा ली और रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उसी के बेसिस पे हमने ये रिलेशनशिप निकाली कि डेट आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, इस वजह से एमीटर की जो रीडिंग है वो कम आई थी। सेकंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि थर्ड केस में जब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि थिकनेस ज़्यादा ली थी तब हमारी एमीटर की रीडिंग ज़्यादा आई थी। एमीटर की रीडिंग ज़्यादा का मतलब है उस समय रेजिस्टेंस जो था वो कम था और उसी बेसिस पे हमने ये रिलेशनशिप निकाली डेट आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब अगर हम इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिलाते हैं डेट आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इज़ इक्वल टू का साइन लगाते हैं देन हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया है जिसको हम रो कहते हैं। सो द रो इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो अगर जो हमारा रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इसमें हम लेंथ को 1 मीटर और इस एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर देते हैं तो हमारा R जो है वो इज़ इक्वल टू हो जाता है रो, और इसी के बेसिस पे हम रो यानी कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस हैविंग अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर होती है। अभी जो ओम मीटर है वो हमने कहाँ से कैलकुलेट किया है उसके लिए हम वापस देखते हैं कि R इज़ इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ से रो निकालना चाहें तो रो हो जाता है R A अपॉन एल। जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट है ओम, एरिया हम निकालते हैं मीटर स्क्वायर में और लेंथ होता है हमारा मीटर। हमने सबकी SI यूनिट्स पुट कर दी हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस करते हैं मीटर से मीटर कट हो जाता है और हमारा बच जाता है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की
जो यूनिट हो गई वो हो गई ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी है वो किसी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब पे डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। अगर हम रेजिस्टिविटी की रेंज देखें, जैसे कि मेटल्स एंड अलॉयज़ की जो रेंज है रेजिस्टिविटी की, वो है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक, यानी कि बहुत ही लो है। इसी तरीके से इंसुलेटर जैसे कि रबर है, ग्लास है, इनकी जो रेंज है रेजिस्टिविटी की वो है 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक की, यानी कि बहुत ही हाई है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे अलॉयज़ होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है कंपैरेटिव टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी कि जो भी अलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी वो जिन मेटल्स से मिलकर बना हुआ है उनसे हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम नाइक्रोम का एग्जाम्पल लें, जो कि आयरन, निकल, क्रोमियम एंड मैंगनीज से मिलकर बना हुआ होता है, तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी इन सभी मेटल्स से हमेशा ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो अलॉयज़ होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, यानी कि बर्न नहीं होते हैं किसी भी हाई टेम्परेचर पर। और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है और सेकंड वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पर। ये जो अलॉयज़ हैं वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन है, टोस्टर है, इन सब में। नेक्स्ट है कि जो हमारा टंगस्टन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जो रेजिस्टिविटी है अगर हम कंपेयर करें तो जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए जो हमारा सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। Let's solve a numerical. So the question is, if the resistance of a wire of length 120 centimeter and diameter 0.04 millimeter is 25 ohm, then calculate the specific resistance of the material of the wire. So as we always do, we will write what is given. So what is given? The length, that is 120 centimeter. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी यूनिट्स दी हुई हैं उनको SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट में नहीं दी हुई है तो हमें उन्हें पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इट विल बिकम 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय 100, देन द डायमीटर इज गिवन, दैट इज 0.04 मिलीमीटर। फिर इसको कन्वर्ट कीजिए SI यूनिट मीटर में। So divide it by 1000, 0.04 divided by 1000, or you can write it 4 multiplied by 10 raised to the power minus 5 meter. But this is diameter, so we will have to calculate radius.
So radius is just half of diameter, so we'll divide the diameter by 2 and it will be 2 into 10 raised to the power minus 5 meter. Now the resistance R is 25 ohm. According to the formula, R is equal to rho L upon A, but we have to calculate the specific resistance, means the resistivity, this rho. So rho is equal to RA upon L. यहाँ ये जो A है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, so A is equal to pi R square. So we can write it rho R, in the place of A we can write pi R square upon L. Now put the values. Rho is equal to 25 multiplied by the value of pi is 3.14 multiplied by R square, 2 multiplied by 10 raised to the power 5 multiplied by 2 into 10 raised to the power minus 5 upon L is 1.2. And when we calculate this, the rho is 2.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter.